हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से हैं। तो चलिए आज की रीडिंग की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, नहीं तो ये बीपीएस स्पोकन बाय रुद्राक्षी मैम आप टाइप कर देना, ठीक है। सो चलो स्टार्ट कर देते हैं। हमारा पहला शब्द है स्वेल्टरिंग। स्वेल्टरिंग का मतलब एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी है। स्वेल्टरिंग का मतलब बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है। तो ये आईएनजी लग के ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बट है तो एडजेक्टिव। ओके, तो स्वेल्टरिंग एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया। जैसे आप लोग जानते हैं जो दूसरा वाला चैनल है बीपीआई लाइव जिसका नाम है, जिसपे मैंने क्या बोलते हैं वोकैब शुरू करवा दी है ना। उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर की वोकैब करते हैं और फिर हम एरर भी करते हैं प्रीवियस ईयर के। तो वहां पे आप देखेंगे ये सारे शब्द आपको मिल ही रहे होंगे। तो स्वेल्टरिंग एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। स्वेल्टरिंग का मतलब क्या हो जाता है, एक्सट्रीमली हॉट। और जिन बच्चों को ये पूछना है कि मैम ये आर्टिकल आप कहाँ से लेते हो, सो ये आपके द हिंदू से लिया जाता है। ओके, तो स्वेल्टरिंग का मतलब क्या हुआ, एक्सट्रीमली हॉट है, बहुत ज्यादा गर्मी है। कितनी ज्यादा हॉट है, अनबियरेबली हॉट। अनबियर करना मतलब किसी चीज को सहन कर पाना। अनबियरेबल मतलब असहनीय, जिसको बर्दाश्त ना किया जा सके, मतलब बहुत बहुत गर्मी है। ये वर्ड शायद आपने देखा होगा, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कॉर्चिंग मतलब बहुत गर्मी है। बॉइलिंग उबल रहे हैं, ये नॉर्मल वर्ड हो गया। ब्लेजिंग बहुत गर्मी है। एंड सल्ट्री, तो यानी कि ये सारे के सारे शब्द ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, हमको ये लर्न करने हैं। द मैराथन वॉज पोस्टपोन्ड बिकॉज ऑफ द स्वेल्टरिंग हीट। तो मैराथन जो था उसको पोस्टपोन कर दिया। अच्छा, पोस्टपोन का फ्रेजल वर्ब होता है, आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पोस्टपोन का फ्रेजल वर्ब क्या होता है। तो मैराथन जो थी उसको पोस्टपोन कर दिया, कारण क्या था, क्योंकि गर्मी जो थी वो बहुत ज्यादा थी, अनबियरेबल थी, असहन करने योग्य थी, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। सो स्वेल्टरिंग मतलब एक्सट्रीमली हॉट। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है, कैलामिटी। ITY लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया। कैलामिटी का मतलब होता है तबाही, आपदा। अ सडन सीरियस इवेंट कॉजिंग ग्रेट डैमेज, सफरिंग और लॉस। तो मतलब डिजास्टर, है ना। अब पता है आपको एस्टर का मतलब क्या होता है। एस्टर का मतलब होता है स्टार, और डिस का मतलब हो गया अगेंस्ट। तो अगर आपके स्टार आपके अगेंस्ट हैं तो तबाही आ जाती है। तो डिजास्टर, तबाही, कैटेस्ट्रॉफी, ट्रेजेडी, मिसफॉर्च्यून एंड एडवर्सिटी, सबका मतलब ही होता है मुश्किल, आपदा। एडवर्सिटी हो गई, एडवर्स मतलब आपके विपरीत सिचुएशंस हो रही हैं, आपके अनफेवरेबल इवेंट्स हो रहे हैं, आपके फायदे की चीजें नहीं हो रही हैं, आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। कैलामिटी मतलब डिजास्टर, कैटेस्ट्रॉफी, ट्रेजेडी, मिसफॉर्च्यून एंड एडवर्सिटी। पॉल्यूटेड वाटर इज अ स्लो मूविंग कैलामिटी अफेक्टिंग मिलियंस। तो जो वाटर पॉल्यूटेड वाटर है, जो आपका प्रदूषित पानी है जो हम पी रहे हैं या जिसे हम इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या है, एक स्लो मूविंग कैलामिटी है। मतलब धीरे धीरे ये हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है और अफेक्ट कर रही है, प्रभावित कर रही है मिलियंस को। मिलियन मतलब इतनी मात्रा में लोगों को, जानवरों को प्रभावित कर रही है। डिफॉर्मिटी, ITY लगा, देखो MITY। अगर हम इसका ओरिजिनल वर्ड जो देखें वो ये है, फॉर्मिटी, MITY, डिफॉर्मिटी, ठीक है। सो MITY ये वर्ड मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि जब शब्द हमारा वाई पे खत्म हो, उसके पहले कॉन्सोनेंट हो। तो जैसे ये नाउन है आपका, इसका प्लूरल फॉर्म है ये वाला। तो जब वर्ब वाई पे खत्म हो, उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, तो हम वाई को हटा के आई लगा देते हैं और ES लगा देंगे। सेम रूल आपका वर्ब में भी लागू होता है। सो डिफॉर्मिटी, फॉर्म हो रही है गलत तरीके से। तो जो हमारी, जैसे ये हमारी बॉडी है, जो इसका शेप है अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक का ये शेप होता है, हाथों का ऐसे है, बोन्स है ना, हमारी पूरी बॉडी स्केलेटल सिस्टम ही तो बना हुआ है। अगर किसी भी बोन का फॉर्मेशन गलत हो जाएगा तो वो क्या होगी, वो डिफॉर्मिटी होगी। मतलब जो फॉर्मेशन है वो गलत ढंग से हुआ है, अब नॉर्मल शेप हो गया बॉडी का, स्ट्रक्चर खराब हो गया है ना। सो बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो गलत ढंग से बने हैं, वो मतलब उनका जो फॉर्मेशन है
जो उनका प्लेसमेंट है वो ठीक से नहीं हुआ है। अब नॉर्मल हो गया, अब नॉर्मेलिटी हो गया, माल फंक्शन हो गया, माल फॉर्मेशन, माल मीन्स बैड हो गया, गलत तरीके से फॉर्म हो रहा है, गलत तरीके से बन रहा है, डिसफिगरमेंट्स हो गया या इरेगुलरिटी और डिफेक्ट। तो एक्सीडेंट ने उसकी आर्म में यानी उसकी बाजू में क्या क्रिएट कर दिया, डिफॉर्मिटी। जैसे इतना सीवियर एक्सीडेंट हुआ होगा कि सपोज कि जो ये कोहनी वाला एरिया है ये अब अपनी जगह से हिट हल मतलब हमेशा के लिए ही हट गया, तो इसका जो फॉर्मेशन है वो अलग हो गया, वो डिफॉर्म हो गया, वो खराब हो गया, उसमें आपका डिफेक्ट आ गया, अब नॉर्मल हो गया, जो यूजुअल है उससे हटके हो गया। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, कंटामिनेशन। ये नॉर्मल वर्ड है, आई एम श्योर आप लोग जानते ही होंगे, बट स्टिल TION लगा हुआ है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया, और कंटामिनेट वर्ब होता है, ION लगा के नाउन बना दिया। कंटामिनेशन का मतलब होता है उसको प्रदूषित कर देना, उसको खराब कर देना, उसको दूषित कर देना, उसको आपने जैसे वाटर कंटामिनेशन है, पानी खराब है, और फूड कंटामिनेशन है मतलब खाना खराब हो गया है, एयर कंटामिनेटेड है। मतलब मैं अभी 1 महीने तक क्लास नहीं हुई थी क्योंकि दीपावली पे क्लास का ब्रेक लगा था 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद मेरे को फीवर, मतलब पहले नाक वाक बहने लगी, मतलब जुकाम हुआ, फिर मेरे को फीवर हुआ और फिर मेरे को खांसी शुरू हो गई। और मतलब लिटरली वो 20 दिन तक सिर्फ मेरे को खांसी, मतलब ऐसा लगा कि मैं मर जाऊंगी। तो अभी यहाँ की जो दिल्ली की जो एयर है वो तो इतनी ज्यादा टॉक्सिक है ना कि उसकी कोई हालत ही नहीं है। सो कंटामिनेटेड एयर, यहाँ पे कंटामिनेटेड टॉक्सिक है यहाँ की एयर। सो कंटामिनेशन, तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग डर्टी, इम्प्योर और अनसेफ बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस। सो एयर कैसी है, एकदम कंटामिनेटेड है, दूषित है, टॉक्सिक है। अगर हम एयर ले रहे हैं तो हम मतलब जैसे आई थिंक 9 सिगरेट्स के बराबर हम वो जो पॉल्यूशन है वो इनहेल कर रहे हैं अपने अंदर। सो मुझे मतलब वो जो क्या बोलता है केमिस्ट जो था वो उसने कहा कि यहाँ पे 15-20 दिन से पहले किसी की खांसी ठीक हो ही नहीं रही है, इतनी सीवियर यहाँ पे कंडीशन चल रही है। जहाँ जो हमारा एरिया है वहां पे AQI अराउंड 400 है। नाउ यू कैन इमेजिन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग डर्टी, आप उस चीज को खराब कर रहे हैं, आप जानबूझ के भी खराब कर सकते हैं, आपने उसमें कुछ गलत चीज ऐड कर दी, केमिकल्स ऐड कर दिए, इम्प्योर कर रहे हैं उसको, उसको अनसेफ कर रहे हैं, सो पॉल्यूटेड है वो चीज, यानी नाउन के फॉर्म में है तो हमारे सिनोनिम्स भी नाउन ही रहेंगे। इम्प्योरिटी, टेंट, टेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। टेंट का मतलब होता है कोई चीज आपका अडल्टरेटेड है, खराब है, पॉल्यूटेड है, इन्फेक्शन बना दिया हमने उसको, खराब है ये। फूड कंटेमिनेशन इन स्ट्रीट स्टॉल्स कैन कॉज सीरियस इलनेस। तो हाँ ये चीज है, देखो अब बड़े होने के बाद हमने तो ये चीज अब अवेयर हो गए एंड अभी आप थोड़े यंग एज में है तो ये चीजों पे शायद अभी आप ध्यान नहीं देते होंगे, बट होता है, जैसे हम लोग भी जब आपकी एज में थे तो अवॉइड करते थे, बट अभी थोड़ा ध्यान देने लगे हैं। तो डेफिनेटली जो स्ट्रीट स्टॉल्स होते हैं जो ओपन में लगे हुए होते हैं उनमें बहुत ज्यादा मिट्टी वगैरह, आपको नॉर्मल है ना यार, गाड़ी चल रही है, धूल उड़ रही है, तो वो कंटामिनेट यानी पॉल्यूटेड तो हो ही गए हैं, तो उससे सीरियस इलनेस हो सकती है। ओके, ट्रेसेबिलिटी, ITY लगा हुआ है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, और ट्रैक करना किसी को, ट्रेस करना किसी को, मतलब उसको आप जैसे कि हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं सपोज, तो हम चेक करते हैं ना कि शिप हो गया है, फिर यहाँ पे अभी पहुंचा है, फिर इस लोकेशन पे है, ओके फाइनली आपके यहाँ पे आ गया है, अब आउट ऑफ डिलीवरी हो गया है एंड नाउ इट्स डिलीवर, तो हम उसको ट्रैक कर पा रहे हैं ना, तो यही हो गया, तो उसको ट्रैक करने के योग्य है। दैट मीन्स द एबिलिटी टू ट्रेस, टू ट्रैक और टू फॉलो अ प्रोडक्ट्स एंटायर जर्नी, आप उसकी पूरी जर्नी को ट्रेस कर पा रहे हैं कि फ्रॉम वेयर इट वॉज ग्रोन। जैसे अगर हम फूड की बात करें, हम वीट की बात करें, गेहूं की बात करें, तो कोई जो गेहूं खरीद रहा है आप उसको कंप्लीटली वो ट्रेस कर पा रहा है कि वो कहाँ पे उगा, ठीक है, उसके साथ में कौन कौन से फर्टिलाइजर्स आपने यूज किए, क्या क्या आपने उसमें यूज किया है, कौन कौन से केमिकल्स आपने यूज किए हैं, तो आप उसको पूरा ट्रेस कर पा रहे हैं फ्रॉम वेयर इट वॉज ग्रोन और प्रोड्यूस और वेयर इट इज सोल्ड। ट्रैकिंग, वेरिफिकेशन, आपकी ट्रांसपेरेंसी हो गई, आप देख पा रहे हैं उसके बारे में सब कुछ। ओरिजिन चेकिंग, आप उसकी पूरी स्टार्टिंग से लेके आप चेक कर पा रहे हैं,
प्रोडक्ट की हिस्ट्री आप देख पा रहे हैं। तो मॉडर्न सप्लाई चेन यूज क्यूआर कोड्स एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स टू इम्प्रूव आपका ट्रेसेबिलिटी। सो मॉडर्न सप्लाई चेन अब क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक आपको क्यूआर कोड दे दिया, इससे आप पूरा डिजिटल रिकॉर्ड ले सकते हैं, आप उस चीज को चेक कर सकते हैं। ओके, सो आज का जो आर्टिकल है, जैसे मैंने कहा कि जनरली जो मेरे आर्टिकल्स होते हैं, स्टोरी को जब छोड़ दिया जाए तो वो सिर्फ द हिंदू से ही होते हैं। सो चलिए करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और अवेयरनेस क्रिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है, हमें अवेयर भी करेगा। सो हिडन कॉस्ट ऑफ पॉल्यूटेड ग्राउंड वाटर। तो जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो क्या हो रहा है, वो पॉल्यूट हो रहा है, और इसकी जो कीमत है वो हम हिडन रूप से चुका रहे हैं, मतलब हमको पता नहीं है बट हम उसका पे कर रहे हैं। सो ऑन अ स्वेल्टरिंग आफ्टरनून, ये आर्टिकल किसके लिए आया है, आफ्टरनून के लिए। ऑन आया है आफ्टरनून के लिए, और जो नून होता है, नून एग्जैक्ट 12 बजे को बोलते हैं ना, तो 12 बजे एग्जैक्ट टाइम है, तो इसलिए हम एट लगाते एट नून। बट आफ्टरनून जो है वो तो ड्यूरेशन होता है कि 12 बजे से लेके जो आपका इवनिंग यानी 4 बजे तक का टाइम होता है, ये पूरा आफ्टरनून कहलाता है। तो ये ड्यूरेशन हो गया, और ड्यूरेशन को दिखाने के लिए हम इन लगा देते हैं जनरली, या यहाँ पे ऑन लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सो ऑन अ स्वेल्टरिंग आफ्टरनून इन पंजाब, पंजाब में, ठीक है, तो एक फार्मर ने क्या किया, लोअर्स हिज बकेट इनटू द वेल दैट हैज सस्टेन्ड हिज फैमिली फॉर जनरेशन। तो फार्मर ने अपनी जो बकेट है, मीन्स जो अपनी बाल्टी है, उसको कुएं में डाला पानी निकालने के लिए। वो कुआ, दैट किसके लिए आया है, उस कुएं के लिए जिसने सस्टेन किया है उनकी फैमिली को जनरेशंस, मतलब उसी कुएं से वो लोग पानी पीते आ रहे हैं। तो ये एक आपका, आप कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड को भी शो किया है, क्योंकि अभी ऐसा नहीं होता ना कि हम गांव में, अभी तो शायद नहीं होता है यार, मेरा गांव से उतना टच नहीं है तो मैं 100% नहीं कह सकती, बट अब शायद कम है ना कि हम कुएं के अंदर बाल्टी डाल के पानी निकाल रहे हैं, ऐसा पहले होता था। अब तो सब कुछ आपका इलेक्ट्रिकली चीजें हैं, है ना। बट यहाँ पर ट्रेडिशनली चीजों को शो करने के लिए इस लाइन को यूज किया है कि फार्मर लोअर करता है, मतलब लोअर से बकेट मतलब इनटू द वेल, तो अपनी बकेट को वेल के अंदर यानी कुएं के अंदर डालता है, उस वो कुआ जिसने उनकी फैमिली को जनरेशंस तक सस्टेन किया है, उनको बना के रखा हुआ है। ये यहाँ पे आपका रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। ये किस कुएं के लिए आ रहा है, और ये कुआ जो है आप, अच्छा ये देखो, आप ऐसे बोलते हैं ना, आप गुड होता है, अच्छा होता है, और आई एम ही राइट्स वेल, वेल आपका एडवर्ब होता है। बट आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये एडवर्ब है, आर्टिकल लगा है ना, तो आर्टिकल तो नाउन के लिए आता है, तो ये कुआ हो गया आपका। और ये सिंगुलर है, इसीलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हैज, और फिर हैज के बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लगाई है। द वाटर, पानी कैसा लग रहा था, क्लियर। अच्छा आप कहोगे मैम इस आर्टिकल के आगे, वाटर के आगे आर्टिकल क्यों लगाया है, क्योंकि वो पानी जो वो कुएं से निकाल रहे हैं वो एक स्पेसिफिक बना दिया ना, और वाटर के आगे कभी भी हम आर्टिकल ए या एन नहीं लगा सकते, क्योंकि आप गिन नहीं सकते ना, एक पानी थोड़ी ना है। तो पानी कैसा दिख रहा था, साफ दिख रहा था, लेकिन जो उसका टेस्ट है वो रिवील करता है एक डिफरेंट ही स्टोरी। रिवील करना मतलब एक्सपोज करता है, एक अलग ही स्टोरी एक्सपोज करता है। यूरेनियम लेवल्स फार अबव द परमिसिएबल लिमिट। तो जो उस पानी में जो ये यूरेनियम लेवल है, वो जो एक परमिसिएबल लिमिट है, मतलब इतने तक हैजार्डस नहीं है, उस लिमिट को वो बहुत क्रॉस कर चुका है, उस स्टैंडर्ड के ऊपर जा चुका है। इन नियर बाय विलेजेस, तो और उसके आसपास के गांव में भी जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हमेशा याद रखना ये प्लूरल नाउन है, चिल्ड्रन सफर स्केल्टल डिफॉर्मिटीज फ्रॉम फ्लोराइड लेस्ड ग्राउंड वाटर। तो जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो क्या सफर कर रहे हैं कि जो उनकी स्केल्टल मतलब बोन, तो उनकी बोन का जो फॉर्मेशन है वो गलत तरीके से हो रहा है। किसकी वजह से, क्योंकि ग्राउंड वाटर में जो केमिकल्स आ रहे हैं, जो ग्राउंड वाटर में जो आपके जैसे फ्लोराइड बहुत ज्यादा है या यूरेनियम बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वजह से बच्चों में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि उस समय पे उनकी बॉडी फॉर्म हो रही है, तो वो ठीक तरीके से स्ट्रक्चर बन ही नहीं रहा है। वाइल, जबकि जो फैमिलीज हैं स्पेंड व्हाट लिटिल दे अर्न ऑन हॉस्पिटल विजिट्स। तो अब जब बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है या बड़ों में भी ये प्रॉब्लम, अब देखो स्केलेटल डिफॉर्मेशन तो आपका बच्चों में ही होगा ना, क्योंकि वो बच्चे उस समय पे ग्रो कर रहे हैं, हम लोग तो ग्रो कर चुके हैं, तो हमको अभी स्केलेटल डिफॉर्मिटी नहीं हो जाएगी अचानक से कि ये उंगली टेढ़ी नहीं हो जाएगी।
समझ रहे हो, ये तो आपका कंजेनिटल है, मतलब ये पैदा होते हैं या फिर फॉर्मेशन के टाइम पे हो रहे हैं। अब वो फैमिलीज जो थोड़ा बहुत कमाती हैं उसको भी वो हॉस्पिटल विजिट्स में खर्च कर दे रहे हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, क्या हो रहा है यहाँ पे, इज नॉट जस्ट अ पब्लिक हेल्थ ट्रेजेडी। जो यहाँ पे हो रहा है ना वो सिर्फ एक पब्लिक हेल्थ ट्रेजेडी नहीं है, ये सिर्फ एक पब्लिक के लिए आपदा नहीं है, बल्कि ये एक इकोनॉमिकली भी बहुत प्रॉब्लम है, क्लैमिटी है, तबाही है। अनफोल्डिंग मतलब ओपन हो रही है, अनफोल्ड करना मतलब कोई चीज एक्सपोज हो रही है, ओपन हो रही है, बाहर निकल के आ रही है धीरे धीरे, बीनीथ आवर फीट, हम मतलब हमको पता भी नहीं चल रहा है और वो चीज धीरे धीरे हो रही है। इकोनॉमिक ट्रेजेडी हो रही है ये। क्यों हो रही है, क्योंकि अब देखो आगे एक्सप्लेन भी किया है, जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने ऐसा आंकलन लगाया है कि द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन लार्जली फ्रॉम पॉल्यूटेड वाटर एंड सॉइल ड्रेन्स इंडिया ऑफ नियरली 800 बिलियन ईच ईयर। तो जो वर्ल्ड बैंक है उनका जो आंकलन है, उन्होंने क्या बोला है, जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, वो लार्जली किससे हो रहा है, आपके पानी से और सॉइल से। और ये जो आपका पानी और सॉइल का जो डिग्रेडेशन है, इससे इंडिया पे नुकसान पहुंच रहा है अराउंड $80 बिलियन का, है ना, हर साल, जो कि हमारी जीडीपी का 6% है। क्योंकि अब सोचोगे मैम ऐसा क्यों हो रहा है, देखो हेल्थ कॉस्ट फ्रॉम अनसेफ वाटर रन इनटू बिलियंस एनुअली, मतलब अब हम लोग कंटामिनेटेड वाटर है तो इससे हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसी में हमारे बिलियंस खर्च हो जा रहे हैं। और जो वाटर बोर्न प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना, इसमें हमारे रिजल्ट इन मिलियंस ऑफ कॉस्ट लॉस्ट वर्किंग डेज। अब देखो पैसा खर्च हुआ क्योंकि हेल्थ खराब हो रही है तो डायरेक्टली खर्च हुआ हॉस्पिटल में। अब ये तो हुआ ही हुआ, अब हम काम पे भी तो नहीं जा रहे हैं, तो हमारे जो वर्किंग डेज हैं उनमें भी तो कमी आ रही है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो रही है, जिसके कारण हम $80 बिलियन ईच ईयर हमको नुकसान हो रहा है, जो हमारी जीडीपी का 6% है। द लिंक बिटवीन कंटेमिनेशन एंड ह्यूमन कैपिटल लॉस इज स्पेशली अलार्मिंग। तो ये जो कंटेमिनेशन है, मतलब ये जो दूषित पानी है, और जो ह्यूमन कैपिटल लॉस है, यानी जो इनकम का लॉस है, ये खास करके चिंताजनक है। समझ में आ रहा है, आगे क्या बोल रहा है, अक्रॉस द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री, मतलब पूरे देश में जो डायरियल डिसीज इलनेस है, ये आपका अभी भी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 की, मतलब अभी भी इतने सारे हजारों की मात्राओं में हर साल बच्चों की डेथ हो रही है जो 5 साल के छोटे हैं। Beyond these health tragedies, the consequences represent a steady erosion of India's most valuable resource। वो क्या है, उनके लोग। तो ये जो हेल्थ ट्रेजेडीज तो हो ही रही है, इसका दो द कॉन्सिक्वेंसेस, जो इसके परिणाम है, वो डायरेक्टली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इंडिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स है। अच्छा, किसी भी देश का सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स क्या होगा, उसके लोग होंगे। किसी भी फैमिली का सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स क्या होगा, उसके मेंबर्स होंगे, राइट। तो हमें जो पैसे का लॉस हो रहा है वो तो है ही, बट हमें जो सबसे ज्यादा हमें लॉस हो रहा है वो हमें हमारे लोगों का हो रहा है। एग्रीकल्चर आगे और एक्सप्लेन किया गया है, तो देखो एग्रीकल्चर विच, अब इसी को ना आगे एक्सप्लेन किया है, तो अगर आप इसे काट भी दोगे ना तो आपको पता है इसकी वर्ब कौन है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की वर्ब है इज। अब देखो एग्रीकल्चर जो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय करना मतलब जॉब प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयज होते हैं ना, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय यहां से बन गया, सो एम्प्लॉय हो गया, और एम्प्लॉय इज योर वर्क, सो क्या करना, टू प्रोवाइड क्या, जॉब। तो आपकी जो एग्रीकल्चर है उसमें अराउंड 40% इंडियंस हैं वो एग्रीकल्चर करते हैं, तो एग्रीकल्चर भी अंडर सीज है, मतलब अंडर अटैक है। क्यों क्यों है अंडर अटैक, क्योंकि भैया पानी जो जा रहा है ग्राउंड वाटर से वो तो कंटेमिनेटेड है, तो आ गई ना अंडर अटैक में। सॉइल डिग्रेडेशन क्या कर रहा है, जो सॉइल में गिरावट आ रही है, जो खराब हो रहा है, ये अफेक्ट कर रहा है। अफेक्ट इज योर वर्ब, ऑलवेज रिमेंबर, एंड इफेक्ट इज योर नाउन। अफेक्ट मतलब प्रभावित करना, और इफेक्ट इज योर प्रभाव, दैट मीन्स रिजल्ट। तो ये प्रभावित कर रहा, अफेक्ट्स नियरली अ थर्ड ऑफ द कंट्रीज लैंड विद पॉल्यूटेड इरिगेशन वाटर एक्सक्लरेटिंग द डिक्लाइन। तो जो आपका सॉइल डिग्रेडेशन है वो हमारे जो कंट्री का लैंड है, मतलब अगर मान लो 100% हमारा लैंड है, ठीक है,
जिसमें हम मान लो अपना एग्रीकल्चर मतलब खेती करते हैं, तो इसका 30 कितना परसेंट क्या कर रहा है, 1/3। तो 1/3 कितना होता है, 33.33% ऑलरेडी हमारा डिग्रेड हो चुका है, खराब हो रहा है। जो कि और जो पॉल्यूटेड इरिगेशन है ये इस डिक्लाइन को, जो ये इतना हमारा ऑलरेडी खराब हो गया है, इसको और बढ़ा रहा है। आपका एक्सेलरेट करना मतलब उसको और इंक्रीज कर रहा है, उसको और प्रोवोक कर रहा है, उसको और बढ़ा रहा है। तो अब आगे क्या बोला है, एग्रीकल्चर जो 40% इंडियंस जो हैं एग्रीकल्चर में ही एम्प्लॉयड हैं, ये भी अंडर अटैक है। क्योंकि जो सॉइल डिग्रेडेशन है उसमें हमारा ऑलरेडी 1/3 पार्ट हमारा ऑलरेडी प्रभावित हो चुका है, और जो पॉल्यूटेड इरिगेशन है वो इस चीज को और बढ़ा रहा है। ये जो रिस्क है, अब ये जो रिस्क सिर्फ गांव की बाउंड्रीज तक नहीं है, अब ये आपका जो कंटामिनेशन अंडरमाइन करना मतलब कम कर रहा है, ना ही सिर्फ क्वांटिटी को बल्कि क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स को भी। अब देखो कैसे, अब ये जो रिस्क है, जो एग्रीकल्चर पे जो रिस्क हो गया है, जो हमारी लैंड पे रिस्क हो गया है कंटामिनेशन का, ये सिर्फ अब हमारे देश तक नहीं रह गया है, क्योंकि ये हमारी क्वालिटी को ही नहीं बल्कि क्वांटिटी को भी खराब कर रहा है। देखो सॉरी, क्वांटिटी मतलब मात्रा तो कम हो ही रही है, उसके साथ में उसकी क्वालिटी यानी जो उसका गुण है वो भी तो खराब हो रहा है। उसके साथ अब देखो बियॉन्ड बाउंड्रीज जा रहा है, क्योंकि अब इंटरनेशनल बायर्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम भेजते हैं वहां पे, वो भी अब इंक्रीजिंगली डिमांड कर रहे हैं ट्रेसेबिलिटी और एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की। भाई हो सकता है उनको जो उनकी जो स्टैंडर्ड है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो, हम उस स्टैंडर्ड को मैच ना कर पा रहे हो, तो इसीलिए अब वो डिमांड कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो हम आपका सामान खरीद रहे हैं हम उसको ट्रेस कर पाए कंप्लीटली, उसकी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। और ऐसे कई उदाहरण भी आ चुके हैं जहां पे एक्सपोर्ट रिजेक्शन उन्होंने मना कर दिया है कंटामिनेशन के कंसर्न्स की वजह से। जो ये कंसर्न है ये हाईलाइट करता है द डेंजर ऑफ कॉम्प्लेसेंसी। मार्क दिस वर्ड, कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है जब आप अपने आप में ही बहुत सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अब देखो जो इंटरनेशनल बायर्स हैं वो इंक्रीजिंगली डिमांड कर रहे हैं कि आप हम उनको दें पूरी पूरी, कि वो अपने प्रोडक्ट को जो खरीद रहे हैं उसको ट्रेस कर पाए, है ना। और ऐसे उदाहरण भी आए हैं जहां पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, किसकी वजह से, कंटामिनेशन की वजह से। और ये जो कंसर्न है ये हाईलाइट कर रहे हैं कि डेंजर ऑफ कॉम्प्लेसेंसी। अब देखो क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया इस चीज में आ गया है कि अब हम लोग सेल्फ सफिशिएंट, तो मतलब हम इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे पास खाने के लिए नहीं था, भूखमरी थी, उससे लेके ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, फिर हमारे पास में सरप्लस अमाउंट में आ गया। अब हम सिर्फ अपना ही नहीं पेट पाल रहे, हम खुद नहीं खा रहे, हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, अब हमारे पास सरप्लस है तो अब हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, हम भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हैं। तो ये दिखा रहा है कि ये कंसर्न जो है ये हाईलाइट कर रहा है कि हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, हमें इस चीज पे ध्यान देना है, नहीं तो हम फिर से प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आगे क्या है, इफ सच प्रॉब्लम्स स्प्रेड, अगर इसी तरीके की जो प्रॉब्लम्स है फैलती रही, प्रॉब्लम्स मेन वर्ब सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब कौन है हमारी, स्प्रेड, ठीक है, प्रॉब्लम आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स फैलती रही तो ये जो स्टेपल्स मतलब जो एसेंशियल आपके आइटम्स होते हैं, जैसे कि राइस है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, जो इंडिया का $50 बिलियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सेक्टर है, इसमें सीरियस लॉस झेल सकता है। तो अगर हमने इन प्रॉब्लम्स को डील नहीं किया तो जो हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सेक्टर है वो $50 बिलियन तक की प्रॉब्लम झेल सकता है कि नहीं हमारा फिर लोग खरीदेंगे, तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगी। ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन ऑल्सो डीपन्स इनइक्वालिटी। अब आप देख रहे हो हमने कितने सारे पॉइंट्स को टच किया है, यहाँ पे कितनी सारी इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है। अब हमें ये दिखा दिया कि एग्रीकल्चर से हमको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, हमें सिर्फ इंडिया में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इससे हमारी इकोनॉमी किस तरीके से हैम्पर हो जाएगी। मतलब इंटरनेशनल मतलब नेशनली तो हो ही रही है कि लोग बीमार हो रहे हैं तो हॉस्पिटल बिल्स बढ़ रहे हैं और उनके वर्किंग डेज कम हो रहे हैं, इसके साथ साथ हमें इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, हमारी इमेज भी तो खराब हो जाएगी ना।
उसके साथ में हमारी जो जीडीपी है वो डाउन हो जाएगी, जो हमारी इनकम है वो डाउन हो जाएगी। तो और उसके साथ में अब एक और पॉइंट को इन्होंने देखो टच किया है कि जो ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन है ये इनइक्वालिटी को और गहरा करता है। क्योंकि देखो इनइक्वालिटी मतलब समानता मतलब असमानता। अब क्योंकि जो वेल्दियर हाउस होल्ड है मतलब जो पैसे वाले घर हैं वो तो आपका अब ग्राउंड वाटर नहीं पिएंगे, वो नल का पानी नहीं पिएंगे, वो फिल्टर वाटर मंगा लेंगे मतलब, या वो इन्वेस्ट कर लेंगे फिल्ट्रेशन सिस्टम में। लेकिन पुअर फैमिलीज तो ये अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, तो इससे इनइक्वालिटी भी तो हो गई ना। अब इतनी सारी हमने क्या देखा है, हमने प्रॉब्लम्स देखी हैं, अब हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता ही है। सो यहाँ पे हमको आ गया सॉल्यूशन, राइट। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। येट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, अभी भी ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशंस नहीं है, सॉल्यूशंस हैं। अगर जो पॉलिसी मेकर हैं वो अर्जेंसी के साथ में मतलब अर्जेंट है ये चीज, इस पे अपनी अटेंशन तुरंत पे करें तो प्रॉब्लम इसका सॉल्यूशन भी है। पहला क्या है कि इंडिया को जरूरत है, इंडिया नीड्स, यहाँ पे नीड मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, एक नेशन वाइड रियल टाइम ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम दैट विद ओपन एक्सेस टू डेटा सो कम्युनिटीज नो व्हाट दे आर ड्रिंकिंग एंड इरिगेटिंग विद। तो पहला पॉइंट ये है कि जो इंडिया को जरूरत है एक ऐसे आपके रियल टाइम ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम की, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम रियल में जो ग्राउंड वाटर है उसके लेवल्स को चेक कर सकें, कंटेमिनेटेड है नॉर्मल है, क्या चीज इंक्रीज हो रही है, हम उसको देख सकें, हम उसको मॉनिटर कर सकें। और इसका जो आपका क्या बोलते हैं, इसका जो एक्सेस है वो ओपन होना चाहिए ताकि जो कम्युनिटीज हैं जो लोग हैं वो जान सकें कि वो क्या पी रहे हैं, मतलब जो पानी है वो कैसा है, जो वो पी रहे हैं वो कैसा है, जिसके साथ वो इरिगेशन कर रहे हैं क्या वो कंटामिनेटेड है, क्या वो ठीक है, क्या वो हेल्दी है, किस कैटेगरी में वो आता है, ये इंफॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है हमें रियल टाइम ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम की जरूरत है। सेकंड चीज क्या बोली है, इन्फोर्समेंट। इन्फोर्स करना मतलब जो आपके नियम है, जो कानून है उनको लागू करवाना कि सब लोग उसको फॉलो करें, है ना। ईडी क्या होता है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स यही होते हैं ना। अच्छा, यानी कि उसका एग्जीक्यूशन, जो लॉ बनाया है जो पॉलिसी बनाई है उसका एग्जीक्यूशन जो है वो क्या, अगेंस्ट इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एंड अनट्रीटेड सीवेज मस्ट बी स्ट्रेंथन। तो जो आपका इन्फोर्समेंट है यानी कि जो एग्जीक्यूशन है, जो पॉलिसी आप बना रहे हैं वो स्ट्रेंथन होनी चाहिए, वो मजबूत होनी चाहिए। किस चीज के खिलाफ, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आप डायरेक्टली आप जो हम अपने वाटर बॉडीज में डाल देते हैं, ओशंस में डाल देते हैं, रिवर्स में डाल देते हैं, उसको विदाउट ट्रीट किए अनट्रीटेड सीवेज हम डालते हैं। जैसे दिल्ली में यमुना की प्रॉब्लम आपने बहुत ज्यादा देखी है। तो यमुना की प्रॉब्लम क्या है, जैसे अभी फ्लड आया था तो यमुना एकदम क्लीन हो गई थी, बट अगेन यमुना खराब हो जाएगी। वाई, बिकॉज क्योंकि उसमें अनट्रीटेड सीवेज हम डाल रहे हैं। सीवेज मतलब जो वाटर है, जो हमारे हाउस होल्ड वाटर, इवन हम उसको ट्रीट नहीं कर रहे, हम उसको फिल्टर नहीं कर रहे, तो हम उसको सीधा अगर हम वाटर बॉडीज में डाल रहे हैं तो ये प्रॉब्लम है ना। तो इसके ये तो ग्राउंड वाटर को खराब कर रहा है ऑब्वियसली, अब वो जा रहा है वही तो ग्राउंड वाटर है ना, वही तो हमारी वाटर को डैमेज कर रहा है। तो इसके खिलाफ में जो जो पॉलिसीज बनाई हुई है उनके ऊपर में उनको स्ट्रिक्ट करना होगा कि वो रियल में एग्जीक्यूट हो, वो सिर्फ पॉलिसीज कागज में ना दिखाई दे। जो हमारा करंट का जो फ्रेमवर्क है, जो हमारा अभी कानून है वो कैसा है, वो कमजोर है। इफेक्टिवली आसानी से ये अलाउ करता है इंडस्ट्रीज को कि वो पास कर दें, पास द कॉस्ट ऑन टू सोसाइटी। लाइन का समझो, इस लाइन का मतलब जो हमारा अभी करंट फ्रेमवर्क है वो कमजोर है और ये आसानी से अलाउ कर रहा है इंडस्ट्रीज को टू पास द कॉस्ट ऑन टू सोसाइटी। तो जो कॉस्ट जो अब देखो, अब क्योंकि ये ट्रीट नहीं कर रहे सीवेज को, ये जो इनका एफ्लुएंट है मतलब जो इनका सॉलिड वेस्ट है या लिक्विड वेस्ट है, ये उसको डायरेक्टली वाटर बॉडीज में डाल दे रहे हैं। तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उसके जो गलत परिणाम है, कौन भुगतेगा इसको, सोसाइटी भुगतेगी, उसके ऊपर ये पास कर दे रहे हैं। क्योंकि हमारा जो फ्रेमवर्क है वो बहुत कमजोर है, तो हमें जरूरत है एक स्ट्रेंथन, एक मजबूत इन्फोर्समेंट की, एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन की। उसके बाद थर्ड क्या है, एग्रीकल्चरल पॉलिसी मस्ट शिफ्ट अवे फ्रॉम इनपुट सब्सिडीज दैट एनकरेज केमिकल ओवरयूज टूवर्ड्स इंसेंटिव्स फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ऑर्गेनिक प्रैक्टिस।
तीसरा क्या बोला है कि जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी जो आपकी इनिशियली जब दी गई थी, उसमें एग्रीकल्चर पॉलिसी कैसी थी कि आपको इनपुट सब्सिडीज मिल रही थी। इनपुट सब्सिडीज मतलब जो आपके एग्रीकल्चर में जैसे फर्टिलाइजर है तो उस पे आपको छूट मिल रही है। सब्सिडी मतलब आपको डिस्काउंट मिल रहा है, आपको छूट मिल रही है। आप जो जो आपको इनपुट लगा रहे हैं अपने खेती को करने के लिए, जैसे कि आप मशीनरीज खरीद रहे हैं, आप ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, आप थ्रेशर खरीद रहे हैं, जो भी आप मशीनरी खरीद रहे हैं, आपका जो जितने भी आप केमिकल्स यूज कर रहे हैं, मतलब जो फर्टिलाइजर्स आप ले रहे हैं, जो भी आपकी खेती में और कॉस्टिंग आ रही है, तो उन सब चीजों के ऊपर में सब्सिडीज दी गई। अब इस चीज को हमें चेंज करना होगा, क्योंकि अब सब्सिडीज मिल रही है तो इससे केमिकल्स का ओवर यूज हो रहा है। अब इस पॉलिसी को हमें शिफ्ट करना होगा किस चीज की तरफ में, अब हमें आपके इंसेंटिव्स बढ़ाने होंगे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हुआ कि जैसे अगर आप देखेंगे जैसे हरियाणा, वेस्ट यूपी वगैरह, जहाँ पे ज्यादा फर्टिल आपका एग्रीकल्चर होता है, तो जैसे 3-4 मेजर क्रॉप्स होती हैं। एक तो वीट लगता है मेजर, है ना आपका, उसके बाद में क्या लगता है, पेड़ी लगता है, धान लगता है, और फिर जैसे शुगर केन है, इसके लिए क्या होता है 3 से 4 साल के लिए जो खेत है वो आपका वहां पे ऑक्यूपाई हो जाता है। एक बार अगर आपने ईख लगा दी, जिसको धान गेहूं को क्या बोलते हैं, इसको गन्ने की जो खेती होती है उसको ईख बोलते हैं, तो अगर आप लगा देंगे तो 2 से 3 साल तक के लिए वो आपका खेत लग गया, तो जनरली आपका जैसे ये क्या बोलते हैं पेड़ी है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में धान की खेती बहुत ज्यादा बढ़ी थी, क्योंकि ये 3-4 महीने के लिए लगता है और अच्छी खासी पैदावार दे जाता है, और इसमें केमिकल्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो अब हमें सिर्फ इतना नहीं रखना है, हमें जो क्रॉप को और ज्यादा अलग अलग, जैसे हमें दाल है, पल्सेस है ना, बहुत सारी अदर अदर चीजों में भी अपनी क्रॉप को हमें लगाना है, ताकि जो हम एक्सट्रीम अपनी सॉइल को पॉल्यूट ना करें, हम एक्स्ट्रा केमिकल्स ना यूज करें, हम उसको थोड़ा टाइम दें अपने आप को नरिश करने के लिए, और ऑर्गेनिक प्रैक्टिस को हमें बढ़ाना है। तो थर्ड पॉइंट क्या बोला है कि जो इनिशियली जब जरूरत थी इनपुट सब्सिडीज देने की, अब टाइम आ चुका है उस पॉलिसी को शिफ्ट करने का, कि हम जो फार्मर्स हैं उनको एंकरेज करें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, कि अलग अलग टाइप की क्रॉप्स लगाएं वो, और ऑर्गेनिक प्रैक्टिस करें, केमिकल्स का कम से कम इस्तेमाल करें। और चौथी हमारी जरूरत है डिसेंट्रलाइज्ड ट्रीटमेंट सिस्टम, from community water filters to lower cost purification unit that can provide immediate relief to affected village। और हमें क्या जरूरत है, हमें जरूरत है कि डिसेंट्रलाइज ट्रीटमेंट सिस्टम, यानी कि जैसे अगर हम वाटर प्यूरिफिकेशन की बात करें तो उसको डिसेंट्रलाइज कर दो, मतलब एक ही यूनिट है, अब सारा पानी वहीं से आ रहा है। ये करने की बजाय हम अलग अलग छोटे छोटे लोकल यूनिट्स हम लगा दें, ठीक है, उसको सेंट्रलाइज्ड एक ही जगह पे लगाने की बजाय हम उसके कई सारे यूनिट्स पे लगा दें, ताकि कम्युनिटी वाटर फिल्टर्स लोगों तक, कम्युनिटी वाटर फिल्टर मतलब लोकल लोगों तक, हम ये अपना ट्रीटमेंट सिस्टम लगा दें लोकली, एक ही लगाने की बजाय, जहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, उसकी बजाय हम कम्युनिटी वाटर फिल्टर्स लगा दें, और जिसकी कॉस्टिंग भी कम पड़ेगी, और जो आपको इमीडिएट रिलीफ भी दे सकता है जो अफेक्टेड विलेजेस हैं, मतलब जहाँ पे पानी एकदम खराब है। अब वहां पे अगर आप एकदम सेंट्रलाइज ट्रीटमेंट सिस्टम की बात करोगे तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट हमें तुरंत वो चाहिए कुछ, हमें तुरंत बेनिफिट चाहिए, हमें तुरंत रिलीफ चाहिए, क्योंकि हम कंटामिनेटेड वाटर हम 2 दिन नहीं, एक दिन नहीं पी सकते, तो हम 6 महीने की तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो सेंट्रलाइज्ड ट्रीटमेंट सिस्टम की बजाय हम स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में कम्युनिटी में लगा दें, हर एक विलेज में लगा दें, एक विलेज में 2-3 जगह छोटे छोटे यूनिट लगा दें हम, ताकि लोगों को वो इमीडिएट बेनिफिट पहुंचा सके। तो आई थिंक ये बहुत अच्छे सॉल्यूशंस दिए हैं, प्रॉब्लम्स को अच्छे से एक्सपोज किया है, प्रॉब्लम्स को अच्छे से डील किया है, और उसके साथ में सॉल्यूशंस भी बहुत अच्छे से प्रोवाइड किए गए हैं इस आर्टिकल में। आई रियली लाइक दिस आर्टिकल एंड इट इज वेल रिटन, बहुत अच्छे से इस्तेमाल है इस आर्टिकल का, लैंग्वेज बहुत अच्छी है, आपको डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है इस आर्टिकल के लिए। ओके सो कोई प्रॉब्लम है इसमें, चारों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, सॉल्यूशन समझ में आ गया, और बट अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको एक काम करना है, वो क्या है कि आप इस आर्टिकल को एक बार सेल्फ रीड करिए, ठीक है, सेल्फ रीडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
और देखो, अगर आपने अभी ये जो आर्टिकल है, ये मैंने बोला द हिंदू से लिया गया है, और इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि आप देखेंगे कम शब्दों में इतना सारा मीनिंग दे पाना, उसके लिए आपको स्टोरी नरेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि स्टोरी में तो फैला देते हैं, यहाँ पे बहुत कम शब्दों में इतनी सारी बात बोली गई है। तो इट्स अ वेरी वेल रिटन आर्टिकल, सो यू नीड टू रीड इट again and again to understand, and these article will definitely help you in long term. So I hope चीजें आपको समझ में आ रही हैं, बट स्टिल अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछिए क्या प्रॉब्लम हो रही है, एंड मेक श्योर कि आप ये वोकेबलरी रिवाइज करें और आर्टिकल को सेल्फ रीड जरूर करें। क्योंकि देखो, जब मैं स्टोरी कराती हूँ तो मैं रीडिंग का नहीं उतना एम्फेसाइज करती, बट जब जब इस तरीके के आर्टिकल आते हैं तो इनमें आपको सेल्फ रीडिंग की ज़रूरत है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की ज़रूरत है। सो चलिए, अपना ध्यान रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये तो बहुत गलत है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ध्यान रखें, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय एवरीबॉडी।